So let's begin with the last topic of marginal costing, that is applications of marginal costing. जो स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज करके जाएं. यहाँ मैंने आपके लिए 10 एप्लीकेशंस लिखे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के. देखिए, एज अ मैनेजर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कौन से डिसीजंस हैं या ऐसे कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं जिनमें आप मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करके सॉल्यूशन दे सकते हैं. ये वो 10 एरियाज हैं. फाइन, तो एक एक करके हम ये एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट. मान लीजिए कि एक फर्म है और वो फर्म फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है. प्रेजेंटली वो सिर्फ होम मार्केट में ऑपरेट कर रही है, सिर्फ इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहती है. अब फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होनी चाहिए. सेकेंडली, आपका जो प्रोडक्ट है आपको उसका सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करना है. अब सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करने के लिए आप दो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक एंड द सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. ये मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था. अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक करके अपना सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप वेरिएबल कॉस्ट्स के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट्स को भी अपने सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे. और अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट्स को ही इंक्लूड करेंगे और जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं उनको आप इग्नोर कर देंगे. ठीक है जी, ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक की. मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक की हेल्प से आप फॉरेन मार्केट के लिए सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो कंपनी प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर कर रही है. प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज़ ₹10. उसकी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ ₹5. अकॉर्डिंगली उसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ ₹15. अब इस प्रोडक्ट को वो होम मार्केट में सेल कर रही है. होम मार्केट में सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का ₹20. ठीक है जी. अब उसको ये सेम प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सेल करना है. तो फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो अपना सेलिंग प्राइस कितना रख सकती है. सिर्फ वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करेगी कंपनी दैट इज ₹10 प्लस कुछ कंट्रीब्यूशन का मार्जिन लगा लीजिए आप. मान लीजिए ₹5 आपने कंट्रीब्यूशन का मार्जिन रख लिया. अकॉर्डिंगली आपने सेलिंग प्राइस डिटर्मिन किया ₹15 फॉर द फॉरेन मार्केट. तो यहाँ पे जब आप सेलिंग प्राइस डिटर्मिन कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के लिए तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट्स को इग्नोर कर दिया. दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब आप वेरिएबल कॉस्ट्स के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ अपने लिए मार्जिन रखेंगे. अब जो मार्जिन आप वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर डिसाइड करते हैं दैट इज नोन एज योर कंट्रीब्यूशन. फाइन, तो इस तरह से आप डिटर्मिन करेंगे फॉरेन मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. So the second application of marginal costing is in maintaining a desired level of profit. अब मान लीजिए कि एक फर्म है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. मान लीजिए कि एक कंपनी है और उस कंपनी को प्रेजेंटली एक प्रोडक्ट को सेल करके 1 लाख रुपीस का टोटल प्रॉफिट हो रहा है. करंटली उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीस है. अब आने वाले टाइम में कंपनी को दिखाई दे रहा है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा. अब कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए कंपनी को या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा,
कंपनी को या तो सेलिंग प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट्स को कम करना पड़ेगा, तभी वो कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा। तो कंपनी ये सोच रही है कि वो अपने सेलिंग प्राइस को कितना कम करे जिससे कि जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। ऐसी कितनी सेल्स कंपनी करे इस सेलिंग प्राइस पे जिससे कि जो प्रॉफिट का लेवल है वो कंपनी का गिरे नहीं। तो ऐसे में आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द डिजायर्ड प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करना चाहती है, दिस इज नोन एज डिजायर्ड प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं ₹50,000 और जो नया सेलिंग प्राइस कंपनी डिसाइड करना चाहती है, सेट करना चाहती है, वो सेलिंग प्राइस है 100 पर यूनिट एंड जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं दे आर 50 पर यूनिट। तो ऐसे में आप अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो इससे आपकी टोटल सेल्स निकल आएंगी। फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज 1 लाख। इस प्रॉफिट को कम करना नहीं चाहती कंपनी। यहाँ पे आप जो कंट्रीब्यूशन लेंगे दिस इज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज SP minus VC. Accordingly, this is 1,50,000 upon 50, which amounts to 3,000 units. ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके 100 पर यूनिट कर दे, जो नया सेलिंग प्राइस है, तो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को 3,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे जिससे कि जो उसका प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रहे। तो इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करके जो डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए आप कितनी सेल्स करेंगे ये डिटरमिन कर सकते हैं। The third application of marginal costing is the key or limiting factor. Now what is the key or limiting factor? कोई भी ऐसा रिसोर्स या साधन जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित क्वांटिटी में अवेलेबल है, such type of resource is known as the key or limiting factor. क्योंकि आपका जो ये रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो आपको अपनी प्रोडक्शन या सेल्स जब करनी है तो आपको इस रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेंगी। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है वो आपकी प्रोडक्शन या सेल्स के ऊपर एक रोक लगा देता है कि आप इससे ज़्यादा की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो ये रिसोर्स है वो सीमित है। रॉ मटेरियल, लेबर, प्लांट कैपेसिटी, कुछ भी आपके लिए रॉ मटेरियल हो सकता, कुछ भी आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल P का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल P है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं रहता, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। तो अगर आपको इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपका जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो सीमित हो जाएगी इस रॉ मटेरियल की वजह से। सो दिस रॉ मटेरियल P विल बी द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द कंपनी। सिमिलरली, इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मान लीजिए कंपनी को किसी स्पेशल तरह की स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और ऐसी स्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे में such type of skilled labor will be a limiting factor for the company. एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कंट्रीब्यूशन और की फैक्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है और आप कंपनी का प्रॉफिट जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए जी, प्रोडक्ट A है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए
मटेरियल ₹100 का लगता है, लेबर ₹50 की, और जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो ₹40 के लगते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, कितनी आ गई? ₹190। अब आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस VC। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, मान लीजिए ₹210। वेरिएबल कॉस्ट आपने जस्ट अभी कैलकुलेट करी 190, तो अकॉर्डिंगली आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? ₹20 पर यूनिट। अब आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। कंट्रीब्यूशन आपके पास है ₹20। अब आपको की फैक्टर की इंफॉर्मेशन देखनी है। मान लीजिए यहाँ पे की फैक्टर है आपका लेबर, कि जो लेबर है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और जो लेबर आवर्स हैं, जो आपको लेबर के घंटे जितने की मिल सकते हैं, दे आर 50 आवर्स। आपके पास सिर्फ जो लेबर अवेलेबल रहेगी वो 50 घंटे के लिए ही अवेलेबल रहेगी, इससे ज़्यादा के लिए आपके पास ये लेबर अवेलेबल नहीं रह सकती। सो द लेबर इज द की फैक्टर हियर, और ये की फैक्टर कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है आपको? ओनली फॉर 50 आवर्स। तो इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकल आएगी, दैट विल बी ₹0.40 पर आवर। So this is how we can calculate the profitability using this formula. The next application of marginal costing is the make or buy decision. मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो कंपनी पेन्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इन दैट केस फिनिश प्रोडक्ट इज पेन। पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को एक कंपोनेंट चाहिए, एंड दैट कंपोनेंट इज, मान लीजिए, निब। दैट कंपोनेंट इज निब। अब कंपनी के पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो इस कंपोनेंट को, इस निब को कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करे, या फिर इस निब को कंपनी बाहर से बाय करे किसी से। सो अब कंपनी को डिसाइड करना है कि वो प्रोडक्ट को बनाए या फिर बाहर से परचेज करे। मेक और बाय डिसीजन में उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे में अब आप क्या कंपेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो परचेज, अगर आप परचेज करें तो आपको परचेज प्राइस क्या मिल रहा है, आप उसको कंपेयर करेंगे विद द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैं आपको बार बार करवा चुकी हूँ कि टोटल कॉस्ट्स आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो हम फिक्स्ड कॉस्ट्स को कंसिडर नहीं करते। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करके मेक और बाय डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जो कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, आपको उसको कंपेयर करना है उस कॉस्ट के साथ जो आपको बाहर से परचेज करने के लिए इनकर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इफ मैन्युफैक्चर्ड। कोई कंपोनेंट है, अगर उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट इतनी आएगी, लेबर कॉस्ट 4 पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस इतने और फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने। और यही कंपोनेंट अगर हम मार्केट से बाय करने के लिए जाएं तो वो कंपोनेंट हमें 13.50 पर यूनिट के रेट पे मिलेगा। अब आप सजेस्ट करें कि आप प्रोडक्ट को कंपोनेंट को बनाना प्रेफर करेंगे या फिर बाहर से परचेज करना प्रेफर करेंगे। तो आपको परचेज प्राइस तो गिवन है, अगर आप इस कंपोनेंट को बाहर से परचेज करें तो आपको इतने का मिलेगा। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी है कि अगर आप इस कंपोनेंट को खुद बनाएं तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी आएगी। अब क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक,
तो मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट्स को इनकर करेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट्स को कंसिडर करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट्स को इग्नोर कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं? मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। आप ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भूल जाएंगे, आप इनको इग्नोर कर देंगे। तो अगर आप इस कंपोनेंट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा? 6 रुपीज़ फॉर मटेरियल, 4 रुपीज़ फॉर लेबर एंड 3 रुपीज़ फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो अकॉर्डिंगली अगर आप ये कंपोनेंट इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा? 13 पर यूनिट का। अब आप इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट को कंपेयर करें विद द परचेज प्राइस, इन दोनों को कंपेयर करें। इन दोनों को कंपेयर करके आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप बाहर से परचेज करने जाएं तो आपको कंपोनेंट 13.50 में मिलेगा, और अगर आप इंटरनली ही बना लें तो आपका जो खर्चा आएगा वो 13 पर यूनिट आएगा। तो अकॉर्डिंगली आप कौन सा डिसीजन प्रेफर करेंगे? आप कंपोनेंट को इंटरनली बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपके परचेज प्राइस से कम है, इसीलिए आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आप कोई कंपोनेंट खुद बनाएं या फिर बाहर से बाय करें। सो क्रक्स क्या है कि अगर आप जो वेरिएबल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, अगर वो ज़्यादा आती है परचेज प्राइस से, तो ऐसे में क्योंकि आपका परचेज प्राइस कम है तो आप परचेज करना प्रेफर करेंगे। और अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम है परचेज प्राइस से, तो ऐसे में सिंस आपको इंटरनली मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो ऐसे में आप मैन्युफैक्चर करना प्रेफर करेंगे। सो दिस इज ऑल इन मेक और बाय डिसीजन। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स मिक्स। अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है और इन प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट? ए की कंट्रीब्यूशन है 40 पर यूनिट, बी की कंट्रीब्यूशन है 45 पर यूनिट, सी की कंट्रीब्यूशन है -10 पर यूनिट, डी की कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए 50 पर यूनिट एंड ई की कंट्रीब्यूशन है -5 पर यूनिट। अब आप हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ें। तो अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहेगी कि जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट मिक्स में से हटा दिया जाए। तो अकॉर्डिंगली जो कंपनी है उसका जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स रहेगा ऐसे में वो कौन से प्रोडक्ट्स का रहेगा? ए, बी एंड डी का। तो अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे उनको रिटेन कर लिया जाएगा और जो प्रोडक्ट्स कम कंट्रीब्यूशन देंगे या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देंगे उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एक कंसेप्ट है कंट्रीब्यूशन, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए कि उस कंपनी में जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट या सेल मिक्स है वो क्या होना चाहिए। ठीक है जी। The next application is the alternative methods of production. एग्जाम्पल से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास दो मशीन्स हैं, एक प्रोडक्ट दो मशीन्स पे बन सकता है, या मशीन 1 पे या मशीन 2 पे फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को मशीन 1 यूज़ करके मैन्युफैक्चर करें या मशीन 2 यूज़ करके मैन्युफैक्चर करें, और आप अप्लाई करना चाहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ये डिसीजन लेने के लिए। आप क्या देखेंगे? This is machine 1 and here is machine 2. हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करी, कितनी है? मशीन 1 जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देती है 28 रुपीज़ एंड मशीन 2 देती है 25 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ऐसे में
आपको इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो ये लग रहा होगा कि जो मशीन 1 है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रही है, तो आपको मशीन 1 को सिलेक्ट करना चाहिए और मशीन 2 को ड्रॉप कर देना चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस में तो आपको यही लग रहा है। लेकिन आगे देखिए, आउटपुट पर आर, 1 घंटे में कितने यूनिट्स मशीन 1 बनाती है? मशीन 1 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनाती है और मशीन 2 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाती है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको कंट्रीब्यूशन प्रति घंटा निकालनी हो, पर आर कंट्रीब्यूशन, ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी ना कि एक यूनिट की इतनी कंट्रीब्यूशन है। अब अगर आपको मशीन की कंट्रीब्यूशन पर आर निकालनी है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? 28 इंटू 10, 280 रुपीज पर आर कंट्रीब्यूशन है इसकी। और इस केस में 25 इंटू 20, 500 रुपीज पर आर। अब देखिए जरा, अब आप कौन सी मशीन को प्रेफर करेंगे? 1 घंटे में मशीन 1 आपको सिर्फ 280 रुपीज की कंट्रीब्यूशन देती है और यही मशीन 2 जो है वो 1 घंटे में आपको 500 रुपीज की कंट्रीब्यूशन देती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मशीन 1 से ज़्यादा है। मशीन 1 की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कम होते हुए भी, क्योंकि ज़्यादा होते हुए भी, क्योंकि इसकी जो आउटपुट कैपेसिटी है वो कम है, ये कम होने की वजह से ये कम कंट्रीब्यूशन दे रही है। और मशीन 2 को देखें, अगर चाहे इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम है, कम होते हुए भी क्योंकि ये प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है 1 घंटे में, तो अकॉर्डिंगली इसकी जो पर आवर कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। तो अब आप बताएं, आप मशीन 1 प्रेफर करेंगे या 2 प्रेफर करेंगे? योर डिसीजन विल बी फॉर मशीन 2। तो इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करके ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं कि मशीन 1 या मशीन 2 में से कोई एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज कर सकते हैं। और आप कौन सा मेथड चूज करेंगे? वो मेथड जो कि आपको हाईएस्ट प्रोडक्शन दे। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब भाई प्रोडक्ट तो बन गया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेल करने के लिए जो उसका सेलिंग प्राइस है ये डिसाइड करना बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। अब सेलिंग प्राइस आप कैसे डिटरमिन करेंगे? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हर ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई करेगी कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट्स के साथ साथ उसकी फिक्स्ड कॉस्ट्स भी रिकवर हो जाए। तो ऐसे में अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हुए प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट्स को भी रिकवर करना चाहेगी वेरिएबल कॉस्ट्स के साथ साथ। ठीक है जी। लेकिन अगर अदर सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या फिर डिप्रेशन का माहौल है या फिर आपको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसे में आप प्रेफर ये करेंगे कि आपकी चाहे फिक्स्ड कॉस्ट्स रिकवर हो ना हो, लेकिन आपकी कम से कम वेरिएबल कॉस्ट्स तो रिकवर हो ही जाएं। तो ऐसे में आप सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे? आप अपने सेलिंग प्राइस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे और कुछ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट से कुछ ऊपर अब ऐड कर देंगे और इस तरह से आप सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे अदर सर्कमस्टांसेस में। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि आपका सरप्लस स्टॉक पड़ा है, पिछले कुछ सालों से कोई पुराना आउटडेटेड स्टॉक पड़ा है, आप उस स्टॉक को अब निकालना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटर को आप खदेड़ कर बाहर करना चाहते हैं मार्केट से, या फिर आप फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स भी रिकवर नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको जो सेलिंग प्राइस है वो, उसमें आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपको प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाता। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है ₹15 पर यूनिट। अब हम सबसे पहले, ये 3 सिचुएशंस हैं A, B एंड C।
हम सिचुएशन ए की बात करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं उस प्रोडक्ट को बनाने की ₹5 पर यूनिट। ठीक है जी। अब आपको ए सर्कमस्टांस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको सेलिंग प्राइस डिटरमिन करना है, तो आप सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट्स तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, और साथ में क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो कंपनी चाहेगी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट्स भी रिकवर हो जाएं, और इसके ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लेगी। मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन इज ₹5 पर यूनिट, तो ऐसे में कंपनी का जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा दैट विल बी ₹25 पर यूनिट। अब हम बी सर्कमस्टांस की बात करते हैं जहां पे मार्केट में डिप्रेशन है, कंपटीशन है। ऐसे में कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट्स रिकवर करना तो मुश्किल रहेगा, इसीलिए कंपनी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट्स को इग्नोर करती है, और कंपनी क्या चाहती है कि भाई मेरी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से निकल आए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सेलिंग प्राइस में वो ₹15 वेरिएबल कॉस्ट के तो ऐड कर ही देगी, साथ में ₹2 ऊपर चार्ज कर लेगी, विच इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे में जो कंपनी का सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी ₹17 पर यूनिट। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस की, जहां पर कंपनी का स्टॉक आउटडेट हो गया है, और अगर वो अब ना निकाला गया तो फिर कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो ऐसे में अब कंपनी सोचेगी कि ये जो ₹15 मेरे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लगे हैं, जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी लॉस पे भी बेचने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ऐसे में मान लीजिए कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट्स भी कंपनी रिकवर नहीं कर पाती, तो ऐसे में कंपनी सेलिंग प्राइस रखेगी ₹10 पर यूनिट। यहाँ पर कंपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट्स को भी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करके सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। चलिए जी, the next application is the determination of the optimum level of activity. Now what is the level of activity? First of all, level of activity का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि प्लास्टिक बकेट्स बना रही है, प्लास्टिक की बाल्टियां बना रही है। अब अगर वो अपनी फैक्ट्री को रन करती है 50% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे रन करती है, तो वो बनाती है 12,500 बकेट्स। और अगर वो कंपनी अपनी फैक्ट्री को रन करती है 90% कैपेसिटी पे, तो बनेंगे 22,500 बकेट्स। सो दिस इज नोन एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कितनी कैपेसिटी को यूज करके कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, दिस इज नोन एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी तो समझ में आ गया, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कौन सा दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज में से कौन सा सही लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इज नोन एज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? हम देखेंगे कि हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कंट्रीब्यूशन क्या आता है। अगर हम 50% कैपेसिटी पे बात करें तो 50% कैपेसिटी पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन आता है टोटल ₹55,000, और अगर हम 90% कैपेसिटी पे बात करें तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन आता है ₹1,01,250। तो अकॉर्डिंगली आप कौन सी कैपेसिटी पे काम करना चाहेंगे, 50% पे या 90% पे? ऑफ कोर्स आप 90% कैपेसिटी पे वर्क करना चाहेंगे। सो for this organization, what is the optimum level of activity? 90% is the optimum level of activity. तो आप किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करना चाहेंगे? वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जिस पे कंपनी को हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। और ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करता है। The next application is the evaluation of performance. Now what is the meaning of evaluation? Evaluation मतलब कि मूल्यांकन करना, किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से काम कर रही है उसको इवैल्यूएट करना इज द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस।
अब एक कंपनी है वो अलग अलग मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ऐसे में अगर कोई मार्केट या कोई प्रोडक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता तो ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या नॉन प्रॉफिटेबल मार्केट को उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है जी। इसमें हेल्प करेगी मार्जिनल कॉस्टिंग। कैसे? अलग अलग प्रोडक्ट्स की आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करें और पीवी रेशियो जिसकी हाईएस्ट होगी आप उसको रिटेन करें और जिसकी पीवी रेशियो नेगेटिव है आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। इन तीनों का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 50 रुपीज पर यूनिट, बी का है ₹40 पर यूनिट एंड सी का एज्यूम करें दैट सेलिंग प्राइस इज 45 पर यूनिट। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट्स की बात करें, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 26 per unit in case of A, 20.5 per unit in case of B and 23.5 in case of C। ऐसे में अगर आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? हियर इट्स 24, हियर इट्स 19.5 and in case of C it's 21.50 per unit। तो अभी अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट किसकी है? प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अकॉर्डिंगली 24 अपॉन 50 इंटू 100 करके आपका पीवी रेशियो 48% आता है ए के केस में, बी के केस में इट्स 48.75% एंड सी के केस में इट्स 47.77%। अब देखकर बताइए कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ए, बी या सी? सिंस पीवी रेशियो बी प्रोडक्ट के केस में सबसे ज़्यादा है तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बी है दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी मार्केट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करके कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। The next application of marginal costing is in taking capital investment decisions. Now, what are the capital investment decisions? ऐसी investment जो कि एक organization एक साल से ज़्यादा के लिए करती है, that investment is known as capital investment decision. For example, car buy करनी है, plant purchase करना है, land purchase करना है, these all are capital investment decisions. अब capital investment decisions में मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करेगी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी को बाय करनी है कार। अब उसके पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं, या तो कंपनी न्यू कार परचेज करे, या तो कंपनी न्यू कार परचेज कर सकती है और या फिर ओल्ड कार परचेज कर सकती है। अगर हम नई कार का परचेज प्राइस देखें तो दैट इज़ 3 लाख रुपीज़ और जो ओल्ड कार का परचेज प्राइस है दैट इज़ 1,50,000। अब देखिए जो परचेज प्राइस है दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर बेस्ड ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, आपको वेरिएबल कॉस्ट्स भी देखनी है, जैसे कि पेट्रोल का खर्चा न्यू कार के केस में कितना आएगा, ओल्ड कार के केस में कितना आएगा। क्योंकि नई कार है तो ऑब्वियसली नई कार का इंजन नया है तो यहाँ पर जो वेरिएबल जो पेट्रोल कंजम्पशन है दैट विल बी मोर एफिशिएंट, सो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो आपकी कम इनकर होंगी। ओल्ड कार के केस में जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ओल्ड कार को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, सो ओल्ड कार के केस में वेरिएबल कॉस्ट्स ज़्यादा आएंगी। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट्स के साथ साथ जो वेरिएबल कॉस्ट्स को भी कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप अल्टीमेट डिसीजन देखिए कि क्या आता है, क्या आपको न्यू कार लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या ओल्ड कार लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग को कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी अप्लाई किया जा सकता है।